बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत कुछ बल्कि सब कुछ सोचा था, गजाला ने इस बार सर्द लहजे में जवाब दिया। मैंने असल बात का खोज लगाने के लिए जहांगीर के घर फोन भी किया था, मगर वहाँ फोन मुसलसल अंगेज था। अपने सारे खदशात के बावजूद हम दोनों ये समझने पर मजबूर हो गए कि वहाँ अचानक काया पलट हो चुका है और तुम्हें सुल्तान शाह की जरूरत पेश आ गई है, इसलिए इसे भेजना ही पड़ गया। फोन मुसलसल कैसे अंगेज रह सकता था, मैंने चिड़चिड़े लहजे में कहा। वीरा ने तुमसे मुख्तसर सी बात की, इसके बाद फोन खाली था, बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। हो सकता है कि गड़बड़ हो गई हो, वीरा ने कुछ सोचते हुए इस अंदाज में कहा। वहाँ अंधेरा था, बाद में की जाने वाली रोशनी भी काफी नहीं थी। मुझे याद पड़ता है कि मैंने रिसीवर क्रेडल पर रखना चाहा तो हाथ बहक गया था। मैं अपनी झोंक में थी, हो सकता है कि मैं रिसीवर सही तरह ना रखा हो। वीरा का जवाब सुनकर मेरा उबाल कम हो गया। मैंने चंद सानियों की खामोशी के बाद गजाला से पूछा, वो कौन था? इसने तुमसे क्या कहा था? पुख्ता उम्र का कोई मर्द था, आवाज बारी थी। इसने कहा था कि सुल्तान शाह को डैनी साहब ने फौरन लसबेला के गुलिस्तान होटल पर बुलाया है। मेरे सवालात पर इसने बेरुखी से कहा था कि इसने अपना फर्ज पूरा कर दिया, सुल्तान शाह को भेजने या ना भेजने की जिम्मेदारी मेरी नहीं। गजाला ने जवाब दिया, इसका मतलब है अब वो किसी मुसीबत में फंस चुका है। मैं परेशान हो गया, इसे इतनी आसानी से नहीं फंसना चाहिए था। गजाला की आवाज में एतमाद था। हम दोनों को शुबा हो गया था। इस वक्त तक अव्वल खान के दो आदमी यहाँ आ चुके थे और उन्होंने अपनी निशानदही कराते हुए माजरत कर ली थी कि नफरी की किल्लत की वजह से अव्वल खान के हुक्म के मुताबिक 4 आदमी नहीं आ सके थे। सुल्तान शाह इन दोनों के साथ इन्हीं की गाड़ी में गया था। इसका इरादा था कि वो मुकर्ररा मुकाम से पहले ही इनकी गाड़ी से उतर जाएगा ताकि वो दोनों दूर से इस पर नजर रख सके। लसबेला का चौराहा ट्रांसपोर्ट का काम करने वालों की जन्नत है, वहाँ के होटल रात भर मसरूफ रहते हैं। मैंने कहा, होटल हो सकता है कि वो ट्रैप हो। सुल्तान शाह के लसबेला पहुंचने से पहले ही इसे घेरने का मंसूबा बना लिया गया हो। ऐसी सूरत में वो तीनों एक साथ घेर लिए गए हों। ये सब बाद की बातें हैं। सुल्तान शाह ने जहांगीर ने वीरा को बोलने का मौका नहीं दिया। पहले ये बताओ कि तुम इस वाक़े की कड़ियां किस सिमत में मिला रहे हो? मुखालफों का तयन करने होने के बाद गुत्थी सुलझाने में आसानी हो जाएगी। हमारे मुश्तरका दुश्मनों में से कोई भी हो सकता है, मैंने टहलते हुए कहा। मुश्तरका दुश्मन होता तो सुल्तान शाह की बजाय तुम्हारी फिक्र करता। जहांगीर ने मुझे चौंका दिया। सवाल ये पैदा होता है कि इसने तुम्हारे हवाले से सुल्तान शाही को क्यों बुलाया? वो गजाला को भी बुला सकता था। तुम्हारी बात से असल नुक्ता ये पैदा हो रहा है कि इसने पूरे एतमाद से मेरा नाम इस्तेमाल किया, यानी इसे यकीन था कि मैं फ्लैट पर मौजूद नहीं था। हम लोग तुमसे बात करने के बाद अचानक यहाँ से चल पड़े थे। किसी गैर मुतल्लका आदमी को मेरी रवानगी का इल्म कैसे हुआ? वो यकीनी तौर पर आज के वाकयात में मुलव्वस था और इसे मालूम था कि मैं तुम्हारे मकान पर रूनुमा होने वाले वाकयात में उलझा हुआ हूँ, इसलिए उसने दीदा दिलेरी से मेरा नाम इस्तेमाल करके सुल्तान शाह को फौरी तौर पर लसबेला पहुंचने की हदायत दे डाली। मैंने पुरजोश अंदाज में अपने दलाइल सबके सामने रख दिए। जहांगीर का मुंह लटक गया और वो पुजमर्दा आवाज में बोला, तुमने पूरी बात ही घुमा दी। अब इस पर नए सिरे से सोचना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो सुल्तान शाह का कोई जाती दुश्मन भी हो सकता है। वो जिस इलाके का बाशिंदा है वहाँ पुरानी दुश्मनियाँ चलती रहती है। मैंने इसे इत्तफाक राय करते हुए कहा, मगर इसके जाती दुश्मन को मेरी नकलो हरकत का इतना मुकम्मल इल्म नहीं हो सकता। ये तो बगले के सर पर मोमबत्ती लगाकर इसे शिकार करने वाली बात होती। इसका दुश्मन इसे बराह रास्त घेर सकता था। मैं खुद भी इस ख्याल में पर इसरार नहीं कर रहा। जहांगीर आहिस्तगी से बोला, तुम्हारी बात में वजन है। हम लोगों के अलावा सिर्फ अव्वल खान के आदमी हर बात से बाखबर थे। मैंने कहना शुरू किया, बाद में चीनियों को हमारी कार्रवाई का इल्म हो गया। इन्होंने फोन नहीं किया। इनके साथ कोई मुकामी आदमी भी नहीं था जिस पर शुबा किया जाए। फिर वो कौन हो सकता है? कोई ऐसा आदमी जिसे मेरे फ्लैट पर मौजूद ना होने का पूरा यकीन हो। तुम लोग इस छोटे से फ्लैट में घुसकर शर्लॉक होम्स बनने की कोशिश कर रहे हो। वीरा अपनी जगह छोड़कर एहतजाजिया लहजे में बोली। डॉक्टर वाटसन से बहस का बाकायदा आगाज करने से पहले वो भी जाए वारदात का एक चक्कर लगाना जरूरी समझता था और वहाँ से ऊंट की नाक का बाल उठाकर अपने नजरिया का ताना बाना बुनता था। मेरी दानिश में बेहतर ये होगा कि तुम गाड़ी निकाल कर लसबेला तक एक चक्कर लगा लो। यहाँ से लसबेला तक एक ही रास्ता, सीधा रास्ता है। हो सकता
लगता है कि कोई सिरा हाथ आ जाए। बंद दीवारों में दिमाग सोजी करके हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये ना भूलो कि सुल्तान शाह के साथ STF के 2 कारकुन भी गायब हैं। मैंने इसे याद दिलाया, इनके बारे में अव्वल खान की फिक्रमंदी बेबुनियाद नहीं थी। वो यहाँ मौजूद होते तो अपने कमांडर से जरूर मिलते। अब जरा सी देर में अव्वल खान का फोन आ जाएगा, फोन के इंतजार में हमें रुकना होगा। देखा जाए तो अव्वल खान के दोनों आदमियों ने सुल्तान शाह के साथ जाकर संगीन हमाकत की है। जहांगीर ने एक नया एतराज कर डाला, इस फोन का एक ही मकसद भी हो सकता था कि गजाला यहाँ अकेली रह जाए। इस इम्कान का तोड़ करने के लिए इनमें से एक का यहाँ रुकना बहुत जरूरी था। मुझे तो ये पूरा मामला ही गड़बड़ नजर आ रहा है। अब आप इस गड़बड़ की वजाहत करना पसंद फरमाएंगे? मैंने इसे घूरते हुए नागवारी से कहा। STF वालों को मालूम है कि तुम घर पर नहीं हो। अव्वल खान यहाँ के लिए 4 आदमी तलब करता है, लेकिन सिर्फ 2 आते हैं और वो दोनों भी इतने अहमक हैं कि सुल्तान शाह की बिपता सुनते ही इसके साथ चल पड़ते हैं। इन तमाम बातों को यकजा करके सोचो तो तुम्हारा जहन क्या फैसला सादर करेगा? जहांगीर ने मेरे लबो लहजे का बुरा माने बगैर कहा। दूसरा अल्बर्टो वेलिसा, वीरा ने मानी खेज अंदाज में दीदे नचाकर कहा। जहांगीर इसके बरजस्ता तबसरे पर किसी हौनक की तरह इसका मुंह तकने लगा, क्योंकि इसे जफर या अल्बर्टो वेलिसा के मामलात की हवा भी नहीं लग सकी थी। ये अतालवी जबान का एक ज़ुमानी मुहावरा है। वीरा ने जहांगीर की इस्तफसार तलब निगाहों पर रहम खाकर संजीदगी से कहा। ये अपनों की किसी गद्दारी की मौजूदगी के मौका पर बोला जाता है, ब्रूटस U2 की तरह। जहांगीर ने खुश होकर कहा, मैं देर से यही सोच रहा था। सुल्तान शाह के मामले में मुझे स्पेशल टास्क फोर्स के किसी गद्दार का हाथ नजर आ रहा है। अपनी टांग तड़वाने के बाद तुम किसी का हाथ तड़वाने के पीछे पड़ गए हो। वीरा की आंखें यक बयक किसी गहरी सोच में डूब गई थी। अल्बर्टो वेलिसा वाला चक्कर अभी तक चल ही रहा है। जफर कई बरस तक STF में रहा। वो अव्वल खान की जगह काफी अरसे तक यहाँ भी मामूर रहा। हो सकता है कि इसने निचली सतह पर अपने एतमाद के कुछ आदमी रखे हुए हों। पता नहीं जफर की बेखुनी के बाद इन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश की गई या इन्हें बुला दिया गया। फिर इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बिल जोन्स और पॉल एथरटन यहाँ आए और बेदर्दी के साथ मार डाले गए। बाजार वो किस्सा भी वहीं निमट गया, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। चीखा सराय से पेशावर के सफर में एलन ने जो कुछ कहा वो तुम्हारे इल्म में है। सिर्फ कर्नल जैसी जोन्स को अपने अकलौते बेटे के अंजाम की फिक्र है, बल्कि डेविड स्टार्स वाला रास अल्मेडा भी अपने तकरीबी मंसूबे की पेशरफ्त में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। एलन पेशावर तक हमारे साथ आया था। वो बाद में विजय के साथ जरिए भी तुमसे मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलन कराची आ पहुंचा हो और STF के जफर के किसी मोहतमद से मिल बैठने में कामयाब हो गया हो? लेकिन एलन को डैनी की आज की नकलो हरकत का इल्म कैसे हो सका होगा? गजाला इससे मुतफिक नहीं थी। यूं समझो कि एलन हर वो बात जानता है जो STF वाले जानते हैं। आज के किस्से में एलन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वीरा ने जहांगीर के जाहिर किए हुए शुबहात की कड़ियां दूर तक फैला दी थी। अल्बर्टो वेलिसा के मोहतमद ने मौका गनीमत जानकर खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी। अब वो सुल्तान शाह को एलन के हवाले कर देगा। जिन लोगों को हराम की बेतौल आमदनी के मजे पड़ जाते हैं वो बहकने में एक लम्हे की ताखीर भी नहीं करते। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। जहांगीर ने एहतजाज किया। मैं बदरू से चीखा सराय के बारे में सुन चुका हूँ। इसका मतलब है तुम अफगानिस्तान भी हो आए हो। तुम गैर जरूरी बातों पर अपना दिमाग न थकाओ। मैंने इसे पुचकारते हुए कहा। हम अफगानिस्तान अपनी मर्जी से नहीं गए थे, बल्कि जबरदस्ती ले जाए गए थे। हमें वहाँ पहुँचाने वाले भी बदरू दादा के मुलाजम थे, लेकिन वो एक लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें फुर्सत से सुनाऊंगा। फिलहाल इतना काफी है कि तुमने अपनी जहनी परागंदगी के बावजूद हमें एक राह सुझा दी है। अब हमें यकसोई से इस पर मगजजनी करने दो। थोड़ी देर बाद अव्वल खान का फोन आ ही गया। इस दौरान में जहांगीर ने स्काच की बोतल तलाश कर ली थी और लंगड़ाता हुआ एक ख्वाबगाह में जा घुसा था। चीनियों की अजियतनाक कैद से रिहाई पाने के बाद इसे जहनी आवारगी की जरूरत महसूस हो रही थी, जो उम्दा स्काच के बगैर पूरी नहीं हो सकती थी। अव्वल खान ने छूटते ही मुझसे दरियाफ्त किया। मैंने रस्मी सा जवाब दिया कि देकर उसकी अलील बेटी के बारे में पूछा। अव्वल खान इसकी तरफ से मुतमिन था। इसके सुकून का अंदाजा लगाने के बाद मैंने पुरअसरार फोन कॉल और इसके बाद रूनुमा होने वाले वाकयात का जिक्र छेड़ दिया। ये तुम कैसे कह रहे हो कि सुल्तान शाह मेरे आदमियों के साथ गया था? पूरी बात सुनने के बाद इसने पूछा। गजाला ने यही बताया है। सुल्तान शाह इसी इरादे से फ्लैट से निकला था। फिर तुम्हारे आदमी भी कहीं मौजूद नहीं है। इनके लापता होने पर तुम्हें गुस्सा आ रहा था। मैं अपने शुबहात का जिक्र दानिस्ता गोल कर गया। तो क्या वो चारों ही सुल्तान शाह के साथ चले गए? अव्वल खान का पारा चढ़ने लगा। 4 नहीं सिर्फ 2 आए थे। नफरी की कमी
कमी का मामला दरपेश था। मैंने आहिस्तगी से कहा, बदकिस्मती से शायद वो दोनों ही सुल्तान शाह के साथ चले गए और अब तीनों लापता हैं। जाना ही था तो इनमें से एक जाता, दूसरे को वहीं रुकना चाहिए था। हमारा भी यही ख्याल है, लेकिन जो होना था वो हो चुका। सवाल ये है कि अब क्या किया जाए। मुझे कुछ गड़बड़ मालूम होती है। अव्वल खान ने नतीजा अखद करने में देर नहीं लगाई। मैं स्टेशन 4 से चेक करता हूँ कि वो दोनों कौन थे। आजकल मैं अपनी कुछ आदमियों की निगरानी भी करवा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि फोर्स में कुछ काली भेड़ें घुस आने में कामयाब हो गई हैं, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं आ सका है। इस बगाड़ की दाग बेल अल्बर्टो वेलिसा ने डाली होगी। ये आज या कल की बात मालूम नहीं होती। मैं दफ्तर से राब्ता करने के बाद बात करूंगा। अव्वल खान ने तेजी से ये कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने क्रेडल दबाने के बाद जहांगीर के घर का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। आखिरी हिंसा डायल करते ही रिसीवर पर अंगेज टोन सुनाई देने लगी। मैंने कुछ देर तक फोन बंद रखने के बाद दोबारा कोशिश की। इस बार भी इसी अंगेज टोन का मेरा इस्तकबाल किया और मैंने एक गहरा सांस लेकर बेदिली से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। किसका नंबर मिला रहे थे? वीरा ने चौंक कर चुभते हुए लहजे में पूछा। जहांगीर का। मैंने इसे मुलामत अमेज नजरों से घूरते हुए कहा। फोन इस वक्त भी अंगेज जा रहा है। तुमने रिसीवर सही तरीके से नहीं रखा होगा। तुम्हारी जरा सी लफ्ज़ सुल्तान शाह के हक में अजाब बन चुकी है। ये तवक्को न रखना कि मैं अपनी गलती पर नादम होकर खुदकशी के इम्कानात पर गौर करने बैठ जाऊंगी। इसने तुर्शी से कहा। आम तौर से छोटी छोटी गलतियां ही बड़े वाकयात की बुनियाद बनती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब इस लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं। गजाला ने इसका साथ देते हुए कहा। वीरा तरंग में थी। इस वक्त इसे अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि इसकी गलती किन वाकयात का पेश खैमा हो सकती है। इसे छोड़ो और ये बताओ कि अव्वल खान क्या कह रहा है? वीरा ने सिगरेट सुलगाकर पूछा। वो भी इसी सिमत में सोच रहा है जिसकी निशानदही जहांगीर ने की थी, यानी इसे भी अपने ही आदमियों पर शुबा है। वीरा ने हैरत से सवाल किया। बदकिस्मती से ऐसा ही है। मैंने शिकस्त खोरदा आवाज में एतराफ किया। शुबहात की बिना पर वो आजकल अपने ही कुछ आदमियों की निगरानी भी करवा रहा है। अब वो स्टेशन 4 से मालूम कर रहा होगा कि यहाँ भेजे जाने वाले 2 अफराद कौन थे। इसके बाद ही सही सूरत हाल सामने आ सकेगी। वो दोबारा फोन करे तो मुझे नताइज से बाखबर कर देना। वीरा उठते हुए बोली। इस वक्त हम सुल्तान शाह के हक में दुआए खैर के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तुम कहाँ जा रही हो? गजाला ने इसे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखकर पूछा। जहांगीर बेचारा अकेला है, इसने मासूमियत से जवाब दिया। 8-10 दिन का ज़हनी और जिस्मानी अजाब सहने के बाद इसे भी देखभाल की जरूरत है। तन्हाई में कहीं वो बेअतदाली का शिकार न हो जाए। मैं दांत पीस कर इसे घूरता रह गया, लेकिन वो मेरी नजरों की परवाह किए बगैर डटाई से बाहर चल दी। शायद वो जहांगीर के हाथ में बोतल की झलक देख चुकी थी और इसके साथ दूसरे दौर की इब्तिदा करनी चाह रही थी। बाद औकात इसकी हरकतें इतनी बेतुकी होती हैं कि इसकी दिमागी सेहत पर शुबा होने लगता है। गजाला ने एक लंबा सांस लेकर मुतासफाना लहजे में कहा। इस वक्त वो अपनी रौ में कोई दूसरी बात नहीं सोचेगी। मुझे STF में काली भेड़ों की मौजूदगी की खबर से सख्त सदमा पहुंचा है। मैंने गजाला के तबसरे पर ध्यान दिए बगैर कहा। मैं अल्बर्टो वेलिसा का खात्मा करके समझ रहा था कि फोर्स की तंजीम हो गई है, लेकिन यहाँ तो अपने ही कुछ कम नहीं है। देखो अब इस चक्कर में कैसे कैसे चेहरे बेनकाब होते हैं। STF आसमान से नहीं उतरी, वो भी इसी मुआशरे का एक हिस्सा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। जब हर तरफ बगाड़ ही बगाड़ फल फूल रहा हो तो किसी एक इदारे को इस वबा से पूरी तरह नहीं बचाया जा सकता। गजाला ने गहरी संजीदगी से कहा। गनीमत यह है कि आम लोगों से काम लेने के बावजूद इस फोर्स में बुराइयों का अंसर न होने के बराबर है। इसी वक्त फोन की घंटी बज उठी और गजाला की बात अधूरी रह गई। मैंने लपक कर रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ अव्वल खान था। इसकी आवाज पत्थर की तरह सख्त और सर्द थी। यह विजय की मौत का शाखसाना मालूम होता है। इस कार्रवाई में भारतीय कौंसल खाने का चीफ स्टेनो मुलव्वस है। इसके अल्फाज मेरे असाब पर किसी बम की तरह असर अंदाज हुए। जहन या क्लख्त सुन्न होकर रह गया। अगर मैं सही समझा था तो सुल्तान शाह मौत के दाने पर था। विजय की मौत पर इसके हमदर्दों ने बहुत फुर्ती से जवाबी कार्रवाई की थी। अव्वल खान के इन अल्फाज के जवाब में मैं फौरी तौर पर कुछ भी न कह सका। अब सुकूत तवील होने लगा तो दूसरी तरफ से अव्वल खान की पुरतशवीश आवाज उभरी। क्या बात है? तुम कहाँ गायब हो गए? तुमने कौंसल खाने के चीफ स्टेनो का जिक्र करके मुझे तहय्युर अदा कर दिया है। मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे अंधेरे में किसी ने बेखबरी में मेरे सर पर लाठ दे मारा हो। तुम्हें इतनी जल्दी यह खबर कैसे मिल गई? मैंने कहा। इसमें हैरत की क्या बात है? इसने मेरे आखिरी सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। मोतीलाल का नाम पहले से मेरे सामने था। पेशावर में मेहराब खान ने विजय के दस्ते रास्त सावन से जो कुछ उगलवाया था वो मेरे सामने था। मेहराब खान ने तुम्हारे कराची आने से पहले ही मुझे फोन पर सावन के एतराफात से आगाह कर दिया था और मैंने इसके फोन पर
ऑब्जर्वेशन लगवा दिया था। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग से पता चला है कि इसी ने सुल्तान शाह के बारे में तुम्हारे फ्लैट पर फोन करके बात की है, लेकिन तुम्हारे दोनों आदमी कहाँ गायब हैं? मैंने सवाल किया और रिसीवर रखकर स्पीकर फोन ऑन कर दिया। इनका मामला अभी तक तारीकी में है। हो सकता है कि वो मोतीलाल से मिले हुए हों। अव्वल खान की आवाज बारी और तफक्कर अमेज थी। इन दोनों के बारे में अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये बात अभी तक हजम नहीं कर सका कि तुम्हारी सफों में भी काली भीड़ें मौजूद हैं, हो सकती हैं। अव्वल खान के एक गहरे सांस की आवाज सुनाई दी। फिर वो बोला, तुमने ठीक ही कहा था। अल्बर्टो वेलिसा खुद तो जहन्नम वासिल हो गया, लेकिन इसने STF में गहरी दरारें डाल दी थी। मैं काफी दिनों से ऐसे आदमियों पर गहरी नजर रख रहा हूँ जिन्हें जफर या अल्बर्टो वेलिसा के जमाने में फोर्स में लिया गया था। तो क्या इधर आने वाले दोनों आदमी भी इन ही लोगों में शामिल थे? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, इसने कहा, और इसी वजह से मैं तजबजब में मुब्तला हूँ। फिर तो मोतीलाल के फोन की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग में इन दोनों की आवाजें भी मौजूद होंगी। मेरा भी यही अंदाजा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मोतीलाल बहुत चालाक आदमी मालूम होता है। तुम्हारे फ्लैट के फोन नंबर पर की जाने वाली वाहिद कॉल के अलावा इसके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिल सका। बाकिया तमाम कॉल्स का ताल्लुक इसके रोजमर्रा के मामूलात से है। हो सकता है वो अपने मुखबरों से किसी लासिल्की आले पर राबता रखता हो। ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हारी फोर्स का कोई अपरेटस इसकी तहवील में चला गया हो सकता है इसने एतराफ किया, लेकिन वो इस पर किसी से राबता करता तो हम जरूर बाखबर हो जाते। एक सेट से की जाने वाली बात इस साख्त और फ्रीक्वेंसी के हर सेट पर सुनी जाती है। हमारा सेट अगर इसके पास है तो वो इसके जरिए हमारी सरगर्मियों से बाखबर रहता होगा, और बस वो अपने सफारती ओहदे की आड़ में एक सीक्रेट एजेंट के फराइज अदा कर रहा है, तो मतलूबा वसाइल पर दस्तरस भी रखता होगा। मैंने कहा, ऐन मुमकिन है कि वो अपने आदमियों से राब्ते के लिए फोन के बजाय कोई मखसूस ट्रांसमीटर इस्तेमाल करता हो। ऐसी सूरत में इस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सब बाद की बातें हैं। फिलहाल मुझे सुल्तान शाह की फिक्र है। स्पीकर फोन पर अव्वल खान की आवाज उभरी। माफिया की आड़ में राव वालों ने विजय को भेजकर कोई बड़ा खेल शुरू करने का मंसूबा बनाया था, मगर पेशावर में विजय तुम्हारे हाथों जिल्लत की मौत मारा गया। मैं डर रहा हूँ कि कहीं ये लोग इंतकामन सुल्तान शाह को हलाक न कर दें। सुल्तान शाह को कोई गजंद पहुंचा तो मैं इन सब को खून में नहला दूंगा। मैं बिफर गया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर तुम कुछ भी कर लो, सुल्तान शाह को पहुंचे हुए नुकसान का अजाला नहीं कर सकोगे। मैं वक्त जाया किए बगैर इसकी बाजियाबी के बारे में फिक्रमंद हूँ, लेकिन कोई राह नजर नहीं आ रही। अगर इधर आने वाले दोनों आदमी मुश्तबा थे और इनकी निगरानी की जा रही थी, तो इनका निगरान कहाँ है? मुझे अचानक ही ख्याल आया और मैंने अव्वल खान से सवाल कर डाला। सुल्तान शाह के बारे में सही खबर इसी से मिल सकती है। मुश्किल ये है कि तुम जरा सी देर में हर कमजोरी को क्रेद डालते हो। अव्वल खान की आवाज यक बयक मुजहमल हो गई। आज शायद हमारे सरों पर बदकिस्मती साया फगन है। जब STF के दोनों आदमी सुल्तान शाह को साथ लेकर शरफाबाद से रवाना हुए, तो निगरानी करने वाला भी अपनी मोटरसाइकिल पर इनके पीछे रवाना हुआ, लेकिन जेल के फाटक के सामने वाले चौराहे पर इसका एक टायर पंक्चर हो गया। वो टायर बनवाकर उजलत के आलम में लसबेला चौक पर पहुंचा तो इसे बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ मैदान साफ था। इन तीनों में से कोई भी लसबेला के गुलस्तान होटल तक नहीं पहुंचा था। इस आखिरी इतला ने मुझे मुस्तरब कर दिया। सुल्तान शाह के बारे में मेरी आखिरी उम्मीद इस हकीकत से वाबस्ता थी कि अव्वल खान को अपनी फोर्स के कुछ आदमियों की वफादारी पर शुबा था और वैसे अफराद की मुसलसल निगरानी की जा रही थी, लेकिन अव्वल खान ने निगरानी करने वाले की मोटरसाइकिल पंक्चर होने की खबर सुनाकर मेरी हर उम्मीद पर ओस डाल दी थी। इन दिनों हम लोग हर तरफ से इस बुरी तरह अपने दुश्मनों के नर्ग में आए हुए थे कि एक मुसीबत का खात्मा होने से पहले ही कोई दूसरा संगीन मामला चल पड़ता था। हम लोग जब से मकाओ से वापस लौटे थे, मुसलसल उलझनों में गिरे हुए थे। पहले पाइंदा गुल ने माफिया या ट्रेड लाइन में अपनी डूबी हुई रकम की वसूली के लिए मुझे घेरा और मैं कराची ही के एक कूची कैंप में इसके बांजे ने मुझे अपना कैदी बना लिया। वो मसला निबटने भी न पाया था कि खूब रूह और सुबह अंदाम जन्नत गुल के हसीन और वालहाना इंतकामी जज्बे ने मुझे इसकी खलवत का असीर बना दिया। मेरी दानिश में वो जन्नत गुल का एक जज्बाती उबाल था, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि जन्नत गुल ने औरत के बदतरीन इंतकामी रूप में मुझ पर अपनी इनायत की बरसात की थी। इसने सरदार पाइंदा गुल को पहाड़ों और बस्तियों में जलील रुसवा करने के लिए मेरी और अपनी खलवत की कहानियां फैलानी शुरू कर दी थी, और सरदार पाइंदा गुल के वैशी जानसारों ने हमें कराची से अगवा करके शिंगारा वैली पहुंचा दिया। शिंगारा वैली से निजात मिलते ही माफिया और इंडियन सीक्रेट सर्विस के डबल एजेंट विजय ने मेरे ऊपर हाथ डाल दिया। इंतहाई नामसाद हालात में विजय को जहन्नम वासिल करने के बाद हम कराची पहुंचे तो जहांगीर के सर पर ली वांग और चांग फाओ
मुसल्लत थे। चियांग फाओ को छलनी करने के बाद ली वांग को अस्पताल में पहुंचाकर जहांगीर को निजात दिलाई तो अब सुल्तान शाह गायब था। यूं मालूम हो रहा था जैसे हमारे तमाम मुखालफों ने एका कर लिया था और किसी तजर्बेकार फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की तरह बारी बारी हमसे खेल रहे थे। मैं चंद सानियों तक खामोश रहा। इस मुख्तसर से वक्फे में वो तमाम वाक़यात किसी फिल्म की तरह तेजी से मेरे जहन में आते चले गए। बज़ाहिर यूं मालूम हो रहा था जैसे सुल्तान शाह के बारे में हम किसी बंद गली में फंस चुके हैं। क्या बात है, तुम कहाँ गायब हो गए? कदरे तवक्कुफ के बाद उभरने वाली अव्वल खान की तेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं सोच रहा था अब हम अंधेरे में कहाँ हाथ पैर मारेंगे। मेरी आवाज पर मायूसी गालिब थी। हर तरफ तारीकी नजर आए तो अंधी चाल अमूमन कामयाब रहती है। अव्वल खान की आवाज इस बार उम्मीद अफजा थी। मालूम होता है तुमने कोई रास्ता तलाश कर लिया है। मैंने कहा अभी अभी एक तरकीब सूझी है। अव्वल खान ने फौरन ही जवाब दिया, इस बारे में तुम्हें कोई काबिल अमल रास्ता निकालना होगा। मेरे पास मोतीलाल की आवाज का टेप मौजूद है, लेकिन वो सीधी तरह अपने जुर्म का एतराफ नहीं करेगा। सफारती तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इस पर बाज़ाब्ता तौर पर दबाव भी नहीं डाला जा सकता। अगर हम लोग खामोशी से इसे उठा लें तो तशद्दुद के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकेगा। फिर वही बात आड़े आती है कि सफारती तहफ़्फ़ुज़ात की मौजूदगी में तुम इसे किस तरह गिरफ्तार कर सकोगे। गिरफ्तारी और अगवा में बहुत फर्क होता है। अव्वल खान की आवाज जू मैनी हो गई। सरकारी सतह पर इसे जरा भी छेड़ा गया तो वो चुकन्ना हो जाएगा। इसके आदमी भी रुपोश हो जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। एक बार ये मालूम हो जाए कि वो अपने घर पर है तो तुम्हारे 2-4 आदमी आसानी के साथ इसे किसी गीदड़ की तरह बांध कर स्टेशन 4 ला सकते हैं। मुझे यकीन है वो अपने घर पर ही होगा। अव्वल खान की पुरएतमाद आवाज उभरी। सफारती मराहत की आड़ में काम करने वाले एजेंट अमूमन सिर्फ मंसूबाबंदी करते हैं और धूल धप्पे से दूर रहते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी बड़ी वारदात के रूनमा होने के वक्त पर जाए वारदात से अपनी गैर हाजिरी की मजबूत शहादतें तैयार रखें। मोतीलाल के किराए के आदमी सुल्तान शाह पर काम कर रहे हैं तो वो अपने घर पर ऐश कर रहा होगा। आजकल के मखदूश हालात की वजह से इसके घर पर जो पुलिस गार्ड मामूर किए गए हैं वो इसकी बेगुनाही के सबसे बड़े गवाह होंगे। मुझे इन्हीं की तरफ से फिक्र है। मोतीलाल पर हाथ डालने के लिए इन गार्ड से मुकाबला करना नागुज़ीर होगा। ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ है। नहीं, इन्हें वहाँ से आर्जी तौर पर हटाया भी जा सकता है। मैंने तजवीज पेश की। सफारतकारों के बारे में होम सेक्रेटरी से कम दर्जे का कोई अफसर हिफाजती इंतजामात में रद्दोबदल नहीं कर सकता। ये कार्रवाई चल पड़ी तो फैसला होने तक अगले दिन का सूरज निसफ नहार पर पहुंच चुका होगा। ये फिर पुरानी तरकीब भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा, मैं भी तो इसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। इसकी जिल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। इसके मकान के बाहर वीरा के अगवा का ड्रामा रचाया जाएगा तो गार्ड्स की इंसानी हमदर्दी और मर्दाना हमीयत को बेहक वक्त बेदार किया जा सकता है। मैंने वीरा को आंख मारकर स्पीकर फोन में कहा, बाहर आते ही इन्हें आराम और एहतियात से बेहोश कर दिया जाए तो बाकी काम इत्मीनान से किया जा सकेगा। वो हिल पार्क के नवाह में एक सुनसान रिहायशी इलाके में रहता है जहाँ बेशतर मकानात में दफातर कायम है जो रात में बंद और वीरान रहते हैं। उजाला फैलने से पहले ये तरीका कामयाब साबित हो सकता है। अव्वल खान मेरा हम ख्याल था। अपने साथ 3 फुर्तीले और मजबूत आदमियों को लेकर इधर चले आओ। मुझे मोतीलाल के घर का फोन नंबर दे दो। मैं खुद ही इसकी घर में मौजूदगी की तस्दीक कर लूंगा। यहाँ से मैं वीरा समेत तुम्हारे साथ हो लूंगा। अव्वल खान ने मोतीलाल के घर का पता और फोन नंबर बताया जो मैंने कागज पर नोट कर लिया और फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरे फारग होते ही वीरा मुझ पर बरसने लगी। सुल्तान शाह की जान खतरे में है और तुम मुझे आंख मारकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा तुम्हारी जरा सी तकलीफ पर बुरी तरह तड़प उठता है। आंख झपक गई हो तो और बात है। ये इल्जाम न लगाओ कि मैं मुस्कुराया भी था। मैं सुल्तान शाह को अपने भाई की तरह अजीज रखता हूँ। अब वक्त जाया करने की बजाय मोतीलाल के घर फोन करो ताकि वो घर पर मौजूद भी हुआ तो इस वक्त नशे में धुत होकर सो रहा होगा। फोन करने से बेहतर होगा खामोशी से वहाँ दावा बोल दिया जाए। अव्वल खान ठीक कह रहा है कि सफारत की आड़ में जासूसी या तकरीबकारी करने वाले एजेंट अमली मैदान से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो मेरी बात दरमियान में से उचक कर बोली। इसने मेरी मफरूजा मुस्कुराहट पर किसी बहस का आगाज करने का इरादा सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर मुलतवी कर दिया था। मोतीलाल के लिए ये कोई आम सी रात नहीं है ये जो वो गधे घोड़े बेच कर सो रहा होगा। मैंने कदरे तेजी से कहा, अगर वो सुल्तान शाह के अगवा में मुलव्वस है तो इस वक्त किसी लासिल्की ऑपरेटर्स या वाकी टाकी पर अपने आदमियों को हदायत दे रहा होगा। फोन करना सूदमंद साबित होगा। फोन फौरन उठा लिया गया और इस
इसकी आवाज में नींद का शायबा न हुआ तो ये बात पाया सबूत को पहुंच जाएगी कि इसके बारे में अव्वल खान के शुबहात हकीकत पर मबनी है। इसने एक बार फिर मेरी बात काट दी और कदरे बेजारी से बोली, तुम बिला वजह मोतीलाल को अहमियत दे रहे हो, इसे उठाना कोई मसला नहीं होगा। किसी सफारती मिशन में चीफ स्टेनो का ओहदा बहुत बड़ा नहीं होता। तुम्हारे पुलिस अफसरान वैसे ही नफरी की किल्लत का रोना रोते रहते हैं। इसके घर पर एक या ज्यादा से ज्यादा 2 गार्ड होंगे जिनकी बंदूकों की नालियां अदम इस्तेमाल की वजह से जंग खोरदा हो चुकी होंगी। मैंने मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो नाक मुंह चढ़ाने के बावजूद स्पीकर फोन पर मोतीलाल का नंबर मिलाने में मसरूफ हो चुकी थी। इस वक्त नोक झोंक के बजाय असल सिमत में पेशरफ्त ही ज्यादा अहम थी। सिलसिला मिलने पर पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। यूं मालूम हो रहा था जैसे इतनी रात गए भी इसे बेचैनी से किसी अहम फोन कॉल का इंतजार था। दबंग मर्दाना आवाज में हेलो की आवाज सुनकर हम तीनों के चेहरे खिल उठे। दूसरी तरफ से फौरी जवाब मिलने का मतलब था कि अव्वल खान ने सुल्तान शाह की तलाश के सिलसिले में सही रास्ते का इंतखाब किया था। हेलो, मैं रोजी बोल रही हूँ, मुझे मोती से बात करनी है। वीरा ने एंग्लो पाकिस्तानी लबो लहजे में बिगड़ी हुई उर्दू में अपना मुद्दा जाहिर किया। दूसरी तरफ चंद सानियों के लिए सुकूत छा गया। शायद वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वीरा की आवाज की लगावट और चाशनी पर किस रद्द अमल का इजहार करे। मोती सो रहा है, क्या वो तुमको जानता है रोजी डार्लिंग? आखिरकार वही आवाज उभरी। वो कदरे मोहतात था लेकिन इसकी आवाज में शदीद मर्दाना तजस्सुस पूरी तरह औद कर आया था। बिल्कुल, वीरा ने इठलाती हुई आवाज में कहा। वो एक कॉकटेल पार्टी में मिला था, हमने काफी वक्त एक साथ गुजारा था। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाल ली। इन्हीं में से मुझे इसका नंबर मिला। इसने मेरे साथ गोवा में छुट्टियां मनाने की दिलफरेब बातें की थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही तो वो क्यों सो रहा है? इतनी रात गए वीरा के मखमूर लहजे में अदा की गई उन पुरमानी तफसीलात से कोई भी जिंदा दिल शख्स हैजान में मुब्तला हो सकता था। यही हुआ और दबंग आवाज में नरमाहट घुल गई। मैं मोतीलाल ही बोल रहा हूँ रोजी डार्लिंग, यू डर्टी स्वाइन। वीरा ने इसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर प्यार भरे लहजे में कहा, फिर तुम झूठ क्यों बोले थे? क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचाने थे? बस मैं फोन बंद कर रही हूँ। ऐसा न करना, जल्दी से कहा गया, बस भूल हो गई। कॉकटेल पार्टियों में जहन हवाओं में उड़ता रहता है। अगले दिन कुछ याद नहीं रहता किससे और क्या बातें हुई थी, लेकिन तुम्हारी आवाज की मिठास मेरे दिल पर नक्श है। तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे सब कुछ याद आ गया। कहो इस वक्त कैसे फोन किया है? पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात के क्यों जाग रहे हो? इसके सरीह झूठ पर वीरा ने अपने पैंतरा दिखाने का फैसला कर लिया और कदरे बोझल आवाज में बोली, क्या तुम्हें मेरी तरह कोई याद, कोई बात सता रही है? ऐसा ही समझ लो मैं इस वक्त परेशान हूँ। हम दोनों एक दूसरे की परेशानी दूर कर सकते हैं। तुम्हें क्या परेशानी है? मोतीलाल के पिघलते ही वीरा इस पर हावी होने लगी थी। हम लोग यहाँ सख्त ज़हनी दबाव में रहते हैं, बस काम की कुछ परेशानियां हैं। ये सब बातें फोन पर नहीं हो सकती। क्या ये मुमकिन है कि हम इस वक्त कहीं मिल लें या तुम टैक्सी पकड़कर मेरे घर आ जाओ? आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता? वीरा ने इसे चारा डालते हुए कहा। तुम्हें काम की क्या परेशानी हो सकती है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा काम बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज है। तुमने मुझे भी काम देने का वादा किया था। सब कुछ हो जाएगा, तुम आ जाओ, बेसब्री से बोला। मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता। जब तक अपनी परेशानी की वजह नहीं बताओगे मैं नहीं आऊंगी। वीरा ने दिल रुबायाना लहजे में कहा, क्या पता कि तुम अपनी परेशानी से मुझे भी उदास और मायूस कर दो। हम फिर कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। ओह, तुम बहुत जिद्दी लड़की हो। वीरा की छेड़छाड़ से इसका हैवानी इज़्तिराब बढ़ता ही जा रहा था। मेरे 2 आदमी अचानक लापता हो गए हैं। काफी देर से इनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। फोन की घंटी पर मैं समझा था कि शायद इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन ये अच्छा हुआ कि तुमसे बात हो गई। तुम आ जाओ तो हम अपने वक्त को खुशगवार बना सकेंगे। हम तीनों ने आपस में मानी खेज नजरों से तबादला किया। दुनिया के हर सीक्रेट एजेंट की तरह मोतीलाल भी जिंदगी और मौत की 2 धारी तलवार पर बरहना पा चल रहा था और अपने पुरखतर मिशन में पोशीदा भयानक अंदेशों को दूसरी रंगीनियों में मदगम करके अपनी जिंदगी को कदरे सहल बनाने का आरजूमंद था। सर्द और सरगर्म जंग के हर महाज पर यह एक कुलिया रहा है कि अपने मुल्क के मफादात के लिए पराई सरजमीन पर गैर कानूनी काम करने वाले सीक्रेट एजेंट आम तौर पर खूबसूरत मुकामी लड़कियों के जाल में फंस कर तबाही के गार में गिरते रहे हैं। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा था। मोतीलाल के लबो लहजे में दूर दूर तक कामयाबी और एतमाद की झलक नहीं थी। इब्तिदा में वो मोहतात था, लेकिन बाद की गुफ्तगू से इसके जहनी तनाव और असाबी कशीदगी का इजहार हो रहा था। इसकी जुबान से 2 आदमियों के लापता होने की खबर सुनकर
सुनकर खुशी से मेरा दिल उछल पड़ा था। इस वक्त हम सब को भी इन दो आदमियों की तलाश थी जो सुल्तान शाह को लेकर बड़े शहर में कहीं रुपोश हो गए थे। इस वक्त तक सिर्फ एक बात सामने आ सकी थी कि सुल्तान शाह को मेरे पैगाम के हवाले से घर से बाहर निकालने वाला शख्स मोतीलाल था। STF के 2 एहलकारों के बारे में अव्वल खान के शकूको शुबहात में जरूर मुब्तला था, लेकिन ये बात खुलकर सामने नहीं आ सकी थी कि वो किस के लिए काम कर रहे थे। इस इबहाम में मोतीलाल के कहे हुए अल्फाज पहेली की खाली जगहों को पुर करते नजर आ रहे थे। उम्मीद अफजा बात ये थी कि इस दोनों आदमी भी सुल्तान शाह की तरह गायब थे। अगर सूरत हाल पर इनकी गिरफ्त मजबूत होती तो वो यकीनी तौर पर मोतीलाल को अपनी कामयाबी की इतला देते और वो इस बुरी तरह फिक्रमंद न होता कि एक बहकी हुई अजनबी लड़की को अपने दाम में फांसने के लिए गैर इरादी तौर पर इनकी गुमशुदगी का जिक्र कर बैठता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।